नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड यूकेपीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में इससे पहले हमने देखा था कत्यूरी शासन। आज हम देखेंगे गढ़वाल में परमार वंश। ठीक है, गढ़वाल में परमार वंश। परमार वंश या पवार वंश। ठीक है, तो नवीं शताब्दी से पहले जो है गढ़वाल जो राज्य था छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, छोटे छोटे राजाओं के अंतर्गत आता था। तो ऐसे ही नवीं शताब्दी तक जो गढ़वाल क्षेत्र था 52 छोटे बड़े ठकुरी यानी कि खस राजाओं के शासन उसमें रहा था गढ़वाल में। ठीक है, नवीं शताब्दी में मतलब इससे पहले क्या हो रहा था, हमने कत्यूरी वंश भी देखा था। तो कत्यूरी वंश में भी छोटे छोटे शासकों का उसमें शासन आ गया था। तो यहाँ पे भी गढ़वाल क्षेत्र में भी सेम वही कंडीशन थी कि जो गढ़वाल क्षेत्र था छोटे छोटे ठकुरी राजाओं के अंतर्गत आता था और जिन्हें खस राजा भी कहते थे। तो गढ़वाल क्षेत्र में किनका शासन था? ठकुरी यानी कि खस राजाओं का। ठीक है, और सैन्य शक्ति और सुरक्षा के अभाव के कारण जो राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या बना लिए थे? छोटे छोटे किले बनवा लिए थे। ठीक है, तो सैन्य शक्ति के अभाव व सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने क्या करा? अपने अपने गढ़ या किले बनवा लिए थे। इनमें से जो सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप थे। ठीक है, तो अपने किले की, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने छोटे छोटे क्या बना लिए थे? किले बनवा लिए थे, उसमें छोटे छोटे गढ़ बनवा लिए थे। ठीक है, तो 887 ईस्वी में धार यानी कि गुजरात का एक शासक था कनकपाल, जो तीर्थाटन के लिए आपके यहाँ हमारे उत्तराखंड में आया था। और भानु प्रताप ने क्या करा? कनकपाल से का बहुत स्वागत किया और कनकपाल का जो व्यवहार देखकर उसने क्या करा? अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ कर दिया। और इसी कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव पड़ी। तो परमार वंश की नींव कितने ईस्वी में पड़ी थी? 888 ईस्वी में। किसने की थी? कनकपाल ने। कनकपाल कहाँ से आया था? धार यानी कि गुजरात क्षेत्र से आया था। और कनकपाल का विवाह किसके साथ हुआ था? तो भानु प्रताप की पुत्री के साथ हुआ था। ठीक है, ठीक। अब 888 से लेके 1949 ईस्वी तक पवार वंश या परमार वंश में कुल 60 राजा हुए थे। कितने राजा हुए थे? 60 राजा हुए थे। और इस वंश के प्रारंभिक शासक जो थे वो कार्तिकेय राजाओं के समांतर रहे। यानी कि कार्तिकेय जो शुरू के राजा इस समय रहे होंगे, जो स्टार्टिंग में जो राजा रहे थे, तो उस समय कुमाऊं में कार्तिकेय वंश चल रहा था और गढ़वाल में पवार वंश चल रहा था। ठीक है, तो इस वंश के प्रारंभिक शासक जो थे कार्तिकेय राजाओं के सामंत रहे। लेकिन 10वीं से 11वीं सदी में उनके आसपास ये क्या हुए? एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में क्या हो गए? स्थापित हो गए। ठीक है, तो इस वंश के जो 37वें राजा थे, राजा अजयपाल, 1500 से 1519 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इन्होंने अपने भुजबल से क्या करा? अपने पूर्वजों के जो छोटे छोटे राज्यों में जो क्षेत्र बढ़ गए थे उनको इन्होंने क्या करा? एक विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त गढ़पतियों को क्या करा? जीत लिया। यानी कि गढ़वाल में जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो अजयपाल ने क्या किया? उन छोटे छोटे राज्यों को जीत करके एक परमार वंश का एक बड़ा सा राज्य बना दिया। ठीक है, और क्या करा इन्होंने? तो इस वंश के 37वें राजा अजयपाल ने 1500 से 1519 ईस्वी में अपने भुजबल से अपने पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त गढ़पतियों को जीत लिया। ठीक है, समस्त गढ़वाल क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी जो है, पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ थी, जो किसने करी थी स्थापित? आपके किसने की थी? बताइए। भानु प्रताप ने। ठीक है, तो चांदपुर थी इसकी राजधानी। शुरुआत में कहाँ थी? चांदपुर थी। और चांदपुर से फिर इन्होंने अपनी राजधानी देवलगढ़ और उसके बाद 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित कर ली। 1517 में कहाँ स्थापित कर ली? श्रीनगर में। और इसी ने कत्यूरी शासकों का सोने का सिंहासन छीन दिया था। ठीक है, किसने?
अजयपाल ने, ठीक है, अजयपाल ने सोने का कत्यूरी शासकों के सोने का सिंहासन जो है क्या कर लिया था, छीन लिया था। लोग कहते हैं कि लोधी वंश उस समय जो भारत में है लोधी वंश का शासन रहा होगा, तो लोग कहते हैं कि उस समय लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी था, जिसने सबसे पहले बलभद्र शाह को शाह की उपाधि से संबोधित किया। ठीक है, लोधी वंश के शासकों ने इन्हें शाह की उपाधि से संबोधित किया और सबसे पहले बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह उपाधि से अपने आप को नवाजा और तभी से यह परंपरा के रूप में स्टार्ट हो गया। तभी से क्या हो गया, ये परंपरा के रूप में स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए जो गढ़वाल राज्य के अंतर्गत उस समय जो क्षेत्र आता होगा, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एरिया आते थे उस समय, तो थ्योंग, मंथन, रवाईगढ़, डोडरा क्वारा, रमीगढ़, ये वाले क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र भी उस समय गढ़वाल में ही शामिल थे। अभी ये क्षेत्र कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो गढ़वाल राज्य में हिमाचल प्रदेश के थ्योंग, मंथन, रवाईगढ़, डोडरा क्वारा तथा रामीगढ़ तक का क्षेत्र जो था इसमें शामिल था। ठीक है, रामीगढ़ तक का क्षेत्र जो है उसमें शामिल था, जो अभी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, 1635 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा होगा। ठीक है, तो उस समय का जो 1635 ईस्वी में जो मुगल का जो बादशाह जो शासक था, मुगल काल का जो शासक था वो कौन था, शाहजहां था। और शाहजहां का एक सेनापति था नवाजत खान। कौन था, नवाजत खान। ठीक है, उस समय मुगल वंश का 1635 ईस्वी में मुगल वंश में जो राजा था वो कौन था, बादशाह जो था वो कौन था, शाहजहां। और शाहजहां का एक सेनापति था नवाजत खां, जिसने यहाँ हमला कर दिया, जिसने दून घाटी पे हमला बोल दिया। और उस समय जो शासक था यहाँ का अवयस्क यानी कि ज्यादा मैच्योर नहीं हुए थे, वो कौन थे, पृथ्वीपति शाह। तो एक रानी थी उस समय जो संरक्षिका के रूप में सॉरी यहाँ पे राज्य कर रही थी, वो थी रानी कर्णावती। तो वो बड़ी वीर और साहसी शासिका थी और उन्होंने क्या करा, जैसे ही मुगल सेनाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया तो रानी कर्णावती ने उन्हें अपनी सूझबूझ से, अपनी वीरता से उनको पकड़वा के उनके क्या काट दिए, नाक कटवा दिए। ठीक है, और इसीलिए इनको नक्कटी रानी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है नक्कटी रानी, रानी कर्णावती को, रानी कर्णावती को नक्कटी रानी भी कहते हैं, नक्कटी रानी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नक्कटी रानी के नाम से कौन बहुत प्रसिद्ध है, तो रानी कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती देख लीजिए इतना। उसके बाद देखिए परमार राजा जो थे पृथ्वीपति शाह। ठीक है, इसके बाद परमार राजा पृथ्वीपति शाह जो मुगल शहजादे दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया और इस बात से औरंगजेब जो है बहुत ज्यादा नाराज हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस परमार राजा ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने वहां आश्रय दिया था, तो पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने। और इससे इस बात से क्या हुआ, पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को अपने वहां आश्रय दिया, इसकी वजह से औरंगजेब उससे क्या हो गया, नाराज हो गया। ठीक है, और कई बार उसने हमले भी किए, लेकिन यहाँ पे दुरूह भौगोलिक स्थितियों के कारण कई आक्रमणों के बावजूद भी मुगल साम्राज्य जो है कभी भी गढ़वाल क्षेत्र पे कब्जा नहीं कर पाया या मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका। ठीक है, तो गढ़वाल की दुरूह भौगोलिक स्थितियों के कारण कई आक्रमणों के बावजूद भी कभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका। मुगल साम्राज्य के बादशाहों ने कई बार हमारे यहाँ उत्तराखंड में आक्रमण किया, लेकिन यहाँ की दुरूह परिस्थिति भौगोलिक स्थितियों के कारण जो है वो कभी भी यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाए, अपने अधीन इसको नहीं ला पाए। ठीक है, तो गढ़वाल नरेश जो थे मानसा और महीपति शाह ने
अपने समय पे जो भी उस समय, क्योंकि बाहर से हमले लगातार हो रहे थे, जैसे तिब्बतियों का हमला जो है लगातार से हो रहा था, तो यहाँ पे आपके राजा थे मानसा और महीपति शाह। तो इन्होंने अपने अपने समय पे जो भी तिब्बती हमले यहाँ पे हुए थे उनका जो है डटकर विरोध किया। और इस समय जो इन हमलों का जो लड़ने वाले जो आपके लड़ाका थे वो माधव सिंह और लोधी रिखोला ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। ठीक है, गढ़वाल नरेश, मानसा और महीपति शाह ने अपने अपने समय के तिब्बती हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है, इन हमलों से प्रमाण लड़ाकू माधव सिंह और लोधी रिखोला ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। जो दो यहाँ पे सेनापति थे इनके, मानसा और महीपति शाह का, तो उन्होंने तिब्बतियों से एक बहुत वीरता पूर्वक लड़ा और उनके हमलों का डटकर जवाब दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए 1790 में कुमाऊं के चंदू को पराजित करने के बाद गोरखाओं ने, अब यहाँ पे चंद शासक चल रहा था आपको पता है, तो 1790 में गोरखाओं ने क्या किया था, कुमाऊं पे आक्रमण करके यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया था। अब 1791 ईस्वी में इन्होंने ये फिर से क्या करा, अब गढ़वाल क्षेत्र को अपने अधीन लाने के लिए क्या करा, उन्होंने परमार वंश पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। लेकिन क्या हुए, गोरखा जो थे वो क्या हो गए, पराजित हो गए यहाँ पे। और पराजित हो गए तो गढ़वाल राजा और गोरखाओं के मध्य एक संधि हुई और संधि में उन्होंने 25,000 वार्षिक जुर्माना जो था, 25,000 रुपए का वार्षिक जुर्माना कर के रूप में उनको फाइन लगाया और ये वचन ले लिया कि गढ़वाल पे वो दोबारा से आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 1803 में यहाँ पे भयंकर आपदा आई और जो है बाढ़ आपदा के कारण जो है गढ़वाल क्षेत्र बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। तो इसका फायदा किसने उठा लिया, ठीक है, तो लेकिन फरवरी 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया ने के नेतृत्व में गोरखाओं ने फिर से गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि यहाँ पे गढ़वाल जो क्षेत्र था वो भयंकर आपदा से जूझ रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया और इसके बहुत सारे हिस्सों को बहुत सारे भाग को अपने कब्जे में कर लिया। गोरखाओं के आक्रमण के दौरान गढ़वाल की जनता ने राजा का पूरा सहयोग किया और राजा प्रद्युम्न शाह ने भी सहारनपुर में अपने सभी आभूषणों को बेच दिया और अपनी सेना को पुनः संगठित किया। ठीक है, तो गढ़वाल में भयंकर त्रासदी के कारण जो आपदा आई, तो आपदा का फायदा किसने उठाया, गोरखाओं ने। और गोरखाओं ने तुरंत क्या करा, गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया और आक्रमण में उन्होंने गढ़वाल के बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। उसके बाद जो राजा प्रद्युम्न शाह थे उनका जनता द्वारा पूरा सहयोग किया गया और क्या करा, उन्होंने अपने सारे आभूषणों को बेच दिया और अपनी सेना को दोबारा से क्या किया, संगठित किया। ठीक है, और इसके बाद जो है 14 मई 1804 में देहरादून में खुड़बुड़ा के मैदान पे गोरखाओं द्वारा निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह जो थे वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा फेमस है। खुड़बुड़ा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, राजा प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच कब लड़ा गया था, 14 मई 1804 को देहरादून में। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 को देहरादून में प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें प्रद्युम्न शाह जो थे इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए और पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में किसका आधिपत्य हो गया, गोरखाओं का शासन, यानी कि गोरखाओं का अधिकार हो गया। ठीक है, अब प्रद्युम्न शाह के जो एक पुत्र था उसको गोरखाओं ने क्या करा, बंदी बनाकर काठमांडू में भेज दिया और दूसरा जो था हरिद्वार में स्वतंत्र रहकर बार बार गोरखाओं से लड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो विजय नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने इसके लिए अंग्रेजों की मदद मांगी और अंग्रेजों के उस समय जो तात्कालिक गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग। तो अक्टूबर 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग ने 1814 में अक्टूबर में क्या करा, गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध किया और जिसमें अंग्रेज क्या हुए, विजयी हो गए।
और युद्ध के उपरांत 1815 में 1815 के शुरुआत में ही गढ़वाल क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी होगी तो कोई कंडीशन, कोई शर्त रखी होगी अंग्रेजों ने, तो ऐसा लोगों द्वारा माना जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से गढ़वाल को स्वतंत्र कराने के बदले उनको 7 लाख रुपए देने का वादा किया और वो 7 लाख रुपए नहीं चुका पाए, इसलिए अंग्रेजों ने उनके पूर्वी भाग का आधा हिस्सा ले लिया। और लेकिन कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, केवल स्वतंत्र कराने की ही बात जो है वो कही गई थी। लेकिन विवश होके गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने 28 अक्टूबर 1815 को अपनी राजधानी जो है श्रीनगर से हटाकर कहाँ कर ली, टिहरी में स्थापित कर ली। और उनके जो वंशज थे 1 अगस्त 1949 ईस्वी तक टिहरी गढ़वाल पे ही राज्य करते रहे। और जब भारत का विलय हुआ तो टिहरी जो है उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि वादे के मुताबिक गढ़वाल नरेश ने अंग्रेजों को 7 लाख रुपए युद्ध व्यय अदा न कर पाने के कारण अंग्रेजों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग का आधा हिस्सा ले लिया। परंतु विद्वान इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र मानते हैं, क्योंकि गढ़वाल नरेश से केवल स्वतंत्र कराने की ही बात हुई थी। तो विवश होकर बाद में सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी कर ली। और उनके जो वंशज थे उसके बाद 1 अगस्त 1815 से 1 अगस्त 1949 ईस्वी तक टिहरी गढ़वाल पे ही शासन करते रहे। और बाद में जब भारत में विलय होने के बाद जो है टिहरी गढ़ को एक उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।